हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग फिट एंड फाइन, हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। चलिए, कल की क्लास में हम लोगों ने कल तक की क्लास में कंटिन्यूअसली लंबे समय तक पढ़ते हुए हाइड्रोजन बॉन्ड हमने कंप्लीट कर लिया था और वो खत्म होने के बाद हमारे पास थोड़ा बहुत टाइम था तो ऑक्सो एसिड की थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में हमने थोड़ा डिस्कस किया था। ऑक्सो एसिड को अगर आप गर्म कर लोगे तो क्या होगा, तो वो अगर पेरेंट ईक एसिड है, ध्यान से, या तो मैं ये कहूंगा कि HClO4 को भी कंसीडर कर ले, तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला अगर आपके पास एसिड है तो उसे आप गर्म करोगे तो वो वाटर रिलीज करके रिमेनिंग पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर दो हाइड्रोजन एटम्स नहीं है तो हम उसे डबल करके उसमें से वाटर निकाल देंगे, लेकिन ऐसे बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल एटम की या तो हमारे नॉन मेटल की हाईएस्ट नहीं है, तो क्या होगा, तो ध्यान रखना कि वो हमेशा डिस्प्रपोर्शनेट करता है और ये डिस्प्रपोर्शनेशन से क्या बनता है, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट माने ऑक्सो एसिड नॉट विद हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर आप गर्म करोगे डिस्प्रपोर्शनेट करेगा। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहली जो चीज बनेगी जो सब में कॉमन रहती है और वो क्या होता है, उसका पेरेंट ईक एसिड बन जाता है और उसके बाद उसके साथ द अदर कंपाउंड बनता है। उसे याद रखने के लिए हम लोगों ने एक ट्रिक बना रखी है, दैट इज व्हाट, दैट इज 3 पुलिस 1 चोर दोनों नालायक करे जोर से शोर। पुलिस का मतलब 3 पुलिस का मतलब फास्फोरस का -3 वाला कंपाउंड बनाएंगे, दैट इज PH3। एक चोर का मतलब करेंगे कि क्लोरीन का -1 वाला कंपाउंड बनाएंगे, दैट इज HCl। दोनों नालायक करे, नालायक का मतलब नाइट्रोजन, करे का मतलब कार्बन, नाइट्रोजन और कार्बन का +2 वाला ऑक्साइड बनाएंगे, दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। एंड जोर से शोर माने सल्फर का 0 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, दैट इज सल्फर इटसेल्फ बनाएंगे। बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बार बार बोलकर ये याद कर लिया होगा, दैट इज 3 पुलिस 1 चोर दोनों नालायक करे जोर से शोर। आज की क्लास में हम कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो एग्जिस्ट करते हैं और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो ऐसा क्यों है उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, लेकिन उससे पहले एज यूजुअल वी विल हैव 10 सेकंड कंसंट्रेशन सेशन सो दैट वी बोथ ऑफ अस आर कनेक्टेड टोटली विथ ईच अदर। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो हम और आप एक दूसरे से जुड़ गए हैं, मेरी और आपकी फ्रीक्वेंसी एनर्जी सिंक्रोनाइज हो चुकी है, तो यहाँ से जो कुछ भी डिलीवर होगा वो आपके दिमाग में डीप रूट तक उतर जाएगा। जब भी इसके रिलेटेड कुछ भी पूछा जाएगा एक्यूरेटली प्रॉम्प्टली बाहर आएगा एंड दैट विल हेल्प यू आउट टू इंक्रीज योर स्कोर एंड कॉन्फिडेंस बोथ। इज दैट फाइन? कैन वी स्टार्ट अवर सेशन? लेट मी नो। PCl5, okay, let me know if you can start. मेरे साथ लिखते रहे स्टूडेंट्स। PCl5 एग्जिस्ट करता है, NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि फास्फोरस थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, उसके आसपास क्या है, उसके आसपास d ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी होती है। d ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी के कारण वो अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिट मतलब वैलेंस शेल एक्सपांड कर सकता है, जबकि नाइट्रोजन के पास
p ऑर्बिटल नहीं, सॉरी d ऑर्बिटल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, उसके पास सेकंड पीरियड में d ऑर्बिटल्स अवेलेबल नहीं होती है। सेम वे SF4 एंड SF6 एग्जिस्ट करते हैं, OF4 एंड OF6 एग्जिस्ट नहीं करते हैं। सेम वे अगर मैं बात करूं HClO3 HClO4 एग्जिस्ट करते हैं, सेम वे HFO3 एंड HFO4 ये सारे एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, इवन यू कैन राइट PCl5 एग्जिस्ट करता है, PH5 एग्जिस्ट नहीं करता है। सेम वे SF6 एग्जिस्ट करता है, SH6 एग्जिस्ट नहीं करता है। चल, इन दोनों जो रीजन इसका है वही रीजन इसका है, दो में से किसी एक एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चल लेट्स टेक द एग्जांपल, टाइटल लगा देते हैं SF6 exists but SH6 does not exist और cannot exist भी आप कह सकते हैं। तो सल्फर को SF6 अगर बनाना है, SF6 को क्या करना पड़ेगा? तो सल्फर की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है स्टूडेंट्स? नियॉन 3s2 है एंड 3p4 है। तो अगर 6 फ्लोरीन के साथ अगर उसको जुड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? 6 फ्लोरीन के साथ अगर उसको जुड़ना है तो उसके पास 6 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होनी चाहिए। फॉर दैट मैटर उसको क्या करना पड़ेगा? 2 ये इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना पड़ेगा, दैट इज सल्फर को एक्साइटेड स्टेट में आना पड़ेगा। दैट इज क्या हो जाएगा? 3s1 हो जाएगा, 3p3 हो जाएगा एंड 3d2 हो जाएगा। बोलो, अब उसके पास 2 चॉइस है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। देख लो, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, अब 2 इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको 2 इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए उसको समवॉट अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्सॉर्ब करनी पड़ेगी, तो ही ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के d ऑर्बिटल में जाएंगे, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब ये 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने के बाद उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो हाइड्रोजन की 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर ले, या तो फ्लोरीन की 2pz ऑर्बिटल के साथ वो ओवरलैप कर ले। मैं यहाँ दोनों लिख देता हूँ, SF6 भी लिख देता हूँ और SH6 भी लिख देता हूँ। नाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज लेस एज कंपेयर्ड टू फ्लोरीन। ये तो हम जानते हैं कि सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से तो कम ही है। So when hydrogen combines with sulfur, the energy released is much less and cannot compensate the energy absorbed during excitation of 2 electrons। ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है, उस टाइम पर एनर्जी क्या होगी? अब्सॉर्ब होगी। ठीक है, अब अब्सॉर्ब होगी तो 2 में से 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। अब ये 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ 6 हाइड्रोजन जुड़ने के बाद भी उतनी एनर्जी रिलीज नहीं हो पाती है
जितनी की ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में अब्सॉर्ब हुई थी। तो ओवरऑल सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी? अब्सॉर्ब्ड एनर्जी मोर, रिलीज्ड एनर्जी लेस। तो ऑल टुगेदर एनर्जी क्या हो गई बताओ? ऑल टुगेदर अब्सॉर्ब्ड एनर्जी मोर हो गई, तो सिस्टम क्या हो जाएगी? मॉलिक्यूल SH6 अगर बनेगा भी तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, एंड ऐसी अनस्टेबिलिटी के कारण ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर रहा। 2 इलेक्ट्रॉन, सो SH6 molecule become unstable and decomposes and cannot exist। लिख लो। अब SF6 क्यों एग्जिस्ट करता है, इसके पीछे के 2 रीजन है, वो दोनों ही समझ लेते हैं। Fluorine has very high electronegativity, so energy released when 6SF bonds are formed is very high as compared to energy absorbed for excitation of 2 electrons। So SF6 molecule is highly stable। ये एक रीजन है। दूसरा भी एक रीजन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला। ये थोड़ा नेक्स्ट रीजन जो है थोड़ा हायर लेवल का रीजन है। चलो और एक नया रीजन लिखेंगे, ड्यू टू वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन, वेरी हाई partial positive charge is generated on sulfur atom। अब आप समझ सकते हैं 6 फ्लोरीन जुड़ेंगे। अब
अब इसको देखो स्टूडेंट्स, 6 फ्लोरीन इसके साथ जुड़ेंगे तो सभी बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लोरीन खींचेगा, तो हर एक फ्लोरीन माइनस डेल्टा बनेगा। अब हर एक फ्लोरीन माइनस डेल्टा बनेगा तो ये सल्फर हाईली प्लस डेल्टा वाला बन जाएगा। बताओ, ये सल्फर क्या हो जाएगा? हाईली प्लस डेल्टा वाला बन जाएगा। इतना लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। Due to high partial positive charge on sulfur atom, its attraction over valence orbitals become very powerful। अट्रैक्शन बहुत ही क्या हो जाता है? पावरफुल। ड्यू टू दैट एनर्जी एंड साइज ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साइज ऑफ डी ऑर्बिटल्स बिकम, बिकम छोड़ दे वर्ड, एक स्पेशल वर्ड है वो लिखेंगे, ग्रेटली श्रिंक एंड कम वेरी क्लोज टू दैट ऑफ 3p, यहां 3d है तो 3p ऑर्बिटल्स। अब आपको पता है कि एक ही ऑर्बिटल में क्या होता है? एक ही ऑर्बिटल में 3s, 3p और 3d है, तो उनकी एनर्जी का लेवल ये होता है, n+l रूल हमें पता है। लेकिन सल्फर के ऊपर बहुत बड़ा प्लस डेल्टा जनरेट होने की वजह से क्या होता है? 3p, ऑफ कोर्स 3s और 3p की एनर्जी के बीच में बहुत डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन 3p और 3d के बीच की एनर्जी में बहुत डिफरेंस होता है। तो 3p और 3d की एनर्जी क्या हो जाएगी? ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाएगी। साइज भी बहुत बड़ी होती है और एनर्जी भी बहुत बड़ी होती है, लेकिन सल्फर के ऊपर प्लस डेल्टा इतना ज्यादा जनरेट हो चुका है कि वो बहुत स्ट्रांगली 3d ऑर्बिटल को भी क्या करेगा? खींच पाएगा, ताकि उसकी साइज एज वेल एज एनर्जी दोनों श्रिंक होकर के किसके बराबर हो जाएगी? 3p के बराबर हो जाएगी। अब इस ऐसा होने से क्या फायदा हुआ? ड्यू टू दिस इफेक्टिव मिक्सिंग of s, p and d orbitals take place so that sp3d2 hybridization becomes possible, which can result effective overlapping। आपको पता है जब भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स से बॉन्ड बनते हैं तो हमेशा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इफेक्टिव ओवरलैपिंग एंड फॉर्म्स स्टेबल SF6 मॉलिक्यूल। ये दोनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये काम हाइड्रोजन नहीं कर सकता है। सेम केस आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, PCl5 पॉसिबल है क्योंकि उसमें क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत हाई है,
लेकिन ये काम हाइड्रोजन नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी नहीं है कि वो इफेक्टिव हाइब्रिडाइजेशन करवा पाए। ठीक है, लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिख लिया हो तो मेंशन कर लेना स्टूडेंट्स, आगे बढ़ेंगे। ओके, चलो एक नया टाइटल लिख रहे हैं, SF6 is possible but SCl6, SBr6, Si6 not possible। इसका रीजन क्या है? Fluorine is a small atom while chlorine, bromine and iodine are large in size. So accommodation of chlorine, bromine and iodine around small size sulfur atom is or other causes steric crowding। स्पेस में क्राउडिंग क्रिएट कर देंगे। मान लो कि ये सल्फर है, इसके आसपास छोटे छोटे फ्लोरीन एटम्स पॉसिबल है, लेकिन इसके आसपास अगर मैं बड़े क्लोरीन अरेंज करने जाऊं तो ध्यान से देख लो कि ये क्या करेंगे, एक दूसरे के अंदर घुस जाएंगे। अब एक दूसरे के अंदर घुस जाएंगे तो वो अवॉइड करना है तो क्या करना पड़ेगा, इन लोगों को यहाँ पर सल्फर है तो यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, ऐसा करना पड़ेगा। अब ऐसे क्या होगा, इससे डिस्टेंस बढ़ जाएगा। चेक करो, अगर फ्लोरीन है तो वो छोटी साइज का है तो वो नजदीक अरेंज हो जाएगा, तो ओवरलैपिंग अच्छी होगी, बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। लेकिन अगर पहली तो बात है कि उतनी ही डिस्टेंस पर अगर आपको क्लोरीन लगाने हैं तो वो आएंगे नहीं। दूसरी बात है कि अगर फिर भी लगाने ही है तो दूर डिस्टेंस पर लगाने पड़ेंगे। अब आप सोच सकते हैं कि मुझे यहाँ ब्रोमीन लगाना है तो ब्रोमीन तो उससे भी बड़ा है तो और दूर जाना पड़ेगा, और फिर और दूर जाएंगे तो 6 ब्रोमीन आ पाएंगे। आयोडीन लगाना है तो और दूर जाना पड़ेगा। तो आप दूर जाते जाएंगे तो क्या होगा, ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होगी तो बॉन्ड स्ट्रांग नहीं होगा, इमीडिएटली क्या हो जाएगा, इजीली टूट जाएगा। और अगर ये बॉन्ड टूट गया तो क्या मतलब है, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलिए, तो सबसे बड़ी बात है कि ये एटम भी अपने आप में क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। आप समझ सकते हैं कि PCl5 पॉसिबल है, बताओ क्यों? क्योंकि फास्फोरस की साइज सल्फर से बड़ी है। अब यहाँ देखिए, फास्फोरस यहाँ है, सल्फर यहाँ है, फास्फोरस ये है, सल्फर राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज डिक्रीज होती है ना। तो फास्फोरस के आसपास वो 5 क्लोरीन को बेयर कर पाएगा, जिसमें 3 एक प्लेन में होंगे, एक ऊपर होगा, एक नीचे होगा। जबकि सल्फर के केस में क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि सल्फर के केस में पहली बात यह कि उसकी साइज कम है और एक क्लोरीन भी ज्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि फास्फोरस 5 क्लोरीन PCl5 बनाता है, सल्फर को अगर बनाना है तो SCl5 नहीं बनाता है, वो SCl6 बनाता है, तो उसकी स्टेबिलिटी नहीं होती है स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो आई होप कि ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा।
तो क्या हो जाता है, स्टेरिक क्राउडिंग, इट कॉजेस स्टेरिक क्राउडिंग एंड ड्यू टू दैट molecule become unstable। तो कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है तो क्यों करता है ये पता होना चाहिए, और कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है तो क्यों नहीं करता है वो भी आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। वो सारी डिटेल मैं आपको बता रहा हूं। PbI2 is possible, but PbI4 is not possible। अब इसका क्या रीजन है भाई, तो मैंने इसका रीजन आप लोगों को एक मेथड तो समझाई हुई है। Pb14 ग्रुप का एलिमेंट है 14, दैट इज कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस एंड लेड। अब इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखें तो हीलियम 2s2 2p2 है, इसकी नियॉन 3s2 3p2 है, इसकी आर्गन 3d10 4s2 4p2 है, इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है क्रिप्टॉन, यस क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p2 है, और इसकी जीनॉन 4f14 6s2 6p2 है, सॉरी 5d10। अब यहां बहुत ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा, दैट इज एप्लीकेबल फॉर लास्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप नंबर 13 14 एंड 15। 13 14 15 एलिमेंट्स के लिए ये बहुत ही सुपर्बली एक्टिवेटेड है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 4f ऑर्बिटल्स आर लार्ज इन साइज, diffused away from nucleus, electrons present in 4f orbitals have very poor screening effect over nucleus, so nucleus positive charge remains effective for last element over valence electrons, for especially on 6s electrons। So electrons of 6s orbitals do not actively participate in compound formation and remain inert these observation is called, बोलो क्या कहते हैं इसे,
क्या कहते हैं, इज कॉल्ड इनर्ट पैर इफेक्ट। क्या ये पढ़ाया है मैंने डिटेल में, याद करो, ये सिर्फ रिवीजन है, ये मैंने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ाया है। याद आ गया सब लोगों को? याद आ गया सब लोगों को? चैट बॉक्स में मेंशन करो स्टूडेंट्स। ओके, तो कौन पार्टिसिपेट करेगा? ये भी है और ये भी है। एक्चुअली ये जो कार्बन है यहां से यहां तक वाले बंदे 2s 2p दोनों के इलेक्ट्रॉन को, माने चारों इलेक्ट्रॉन को पार्टिसिपेट करा के कंपाउंड बनाएंगे, तो ये सब की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, जबकि इसकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती ही नहीं है। तो इसकी +4 नहीं होती है तो कौन सी होती है? इसकी 6p में 2, ये तो इनर्ट रहेंगे। ये क्या रहेंगे स्टूडेंट्स? ये इनर्ट रहेंगे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ही कंपाउंड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। ध्यान से समझ लो स्टूडेंट्स। डिफरेंट ग्रुप, अदर ग्रुप के लिए भी मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। 13th ग्रुप याद कर लो। 13th ग्रुप में क्या है? बोरोन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और थैलियम है। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है हीलियम 2s2 2p1, फिर इसकी है नियॉन 3s2 3p1, इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 3d10 6s2 6p1, इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है क्रिप्टन 4d10, ये मैंने क्या कर दिया, 4s2 4p1, ये हो जाएगी 5s2 5p1, और ये हो जाएगी जीनॉन 4f14 5d10 6s2 6p1। इसमें भी क्या हाल है स्टूडेंट्स? ये जो है ना, ये किसका काम करेगी? इनर्ट पैर का काम करेगी। ये सारे देख लो 2 + 1, टोटल इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? सबकी +3 होगी, जबकि इसमें ये इनर्ट पैर का काम करेगी। इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होगी स्टूडेंट? +1 होगी। क्या होगी स्टूडेंट्स? +1 होगी। क्लियर है? अब मैं 15 ग्रुप भी आप लोगों को समझा देता हूँ। 15th ग्रुप ये ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ, फिर भी यहाँ पर मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। तो ये हो गया आपका हीलियम 2s2 2p3। 14th ग्रुप ऑलरेडी मैं प्रीवियस स्क्रीन पर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नियॉन 3s2 3p3, ये हो गया आर्गन 3d10 4s2 4p3, ये हो गया आपका क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p3, और लास्ट बिस्मथ जीनॉन 4f14 5d10 6s2 6p3। तो यहाँ पर ये सारे बंदे, ये 2 और ये 3, 2 + 3 + 5 ऑक्सीडेशन स्टेट बना सकते हैं। ये 6s और 6p दोनों को मिलाकर टोटल +5 नहीं बनाता है, और बनता भी है तो स्टेबल नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि ये इनर्ट पैर की तरह एग्जिस्ट करता है, बिहेव करता है। ये भी +3 अगर बनाता भी है तो वो स्टेबल नहीं रहता है, +1 में कन्वर्ट हो जाता है। सेम वे 6s एंड 6p मिलाकर ये 2 + 3 + 5 ऑक्सीडेशन नहीं बनाता, और बनाता भी है तो +5 किसमें कन्वर्ट हो जाता है? +3 में, जो कि स्टेबल है। जो मैंने प्रीवियस पर बताया कि यहाँ पर भी ये 2 और ये 2 2 + 2 मिलाकर +4 होती है, तो Pb की +4 होती भी है तो +4 किस में कन्वर्ट हो जाती है स्टूडेंट्स? +2 में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, चलो अब इसके ऊपर आगे अगर ये लिखना है तो लिख लो, 1 मिनट में रुक जाता हूँ।
चल, तो ये सब लोगों को समझ में आ गया कि अगर PbI4 है भी तो किस में कन्वर्ट होने की कोशिश करता है, PbI2 प्लस I2 में डिकम्पोज हो जाता है। अब देख लो ध्यान से, यहाँ पर Pb का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 था जो यहाँ +2 बन गया है, और आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 था वो यहाँ पर 0 हो गया है। ध्यान से समझना कि ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन आयोडाइड का हो रहा है और रिडक्शन लेड का हो रहा है। हाँ, इसे अगर आप कहना चाहे तो इसे क्या कह सकते हैं, इसे आप इंट्रामोलिक्यूलर रेडॉक्स कह सकते हैं, इंट्रामोलिक्यूलर रेडॉक्स। ये रेडॉक्स रिएक्शन डेफिनेटली है, लेकिन एक ही मॉलिक्यूल में एक एलिमेंट का रिडक्शन है और दूसरे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर एक और भी रीजन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम के अंदर JEE, नीट, एम्स सभी एग्जाम ने पूछा है। वो क्या है मैं आपको बताऊं। I- is very large in size, very large in size, and nucleus has very poor attraction over electron present in valence orbit. So the electron can be released very easily. So I- can work as a powerful reducing agent. क्या होकर जाता है, वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में काम करता है। और वो खुद ऑक्सीडाइज हो गया, चेक करो, I- ऑक्सीडाइज हो गया, I2 बना। उसके रिलीज इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किसने किया, उसके रिलीज इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया Pb+4 ने, और वो किस में कन्वर्ट हो गया, और वो कन्वर्ट हो गया किस में, वो कन्वर्ट हो गया Pb+2 में। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो एक काम करता हूं, इसको मैं इलेबोरेट करके आपको दिखाता हूं। जैसे कि PbI4 है तो उसमें से मैं लिख देता हूं Pb+4 एंड 4I-। अब ये 4I- जो है, ये 4I- में से मैं ले लेता हूं 2I-। ये 2I- बन जाएंगे 2I एंड 2 इलेक्ट्रॉन, 2I विल बिकम I2 एंड Pb+4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर के बन जाएंगे क्या, Pb+2। अब इसकी ओवरऑल रिएक्शन अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन को मैं कैंसिल कर दूं, 2 आयोडीन को मैं कैंसिल कर दूं, तो ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगी PbI4। ऑफ कोर्स ये Pb+4 भी कैंसिल हो जाएगी, PbI4, यहाँ 2I- है, सामने 4I- है, तो राइट हैंड साइड पर क्या हो जाएंगे 2I- एंड Pb+2 मिलाओगे तो क्या हो जाएगा PbI2, और एक बच गया है वो है I2। क्या ये पूरी कहानी समझ में आ गई? चैट बॉक्स में मेंशन करो स्टूडेंट्स। तो PbI4 स्टेबल नहीं है, इसके पीछे का रीजन क्या है, 2 रीजन है। एक तो इनर्ट पेयर इफेक्ट रिजल्ट ऑफ Pb, एंड दूसरा I- की बड़ी साइज की वजह से वो स्टेबिलाईज नहीं रह सकता, वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में बिहेव करता है, दैट इज अनदर रीजन।
इसी बेसिस पर मैं आपको दो और कंपाउंड्स भी लिखवा देता हूं जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो कंपाउंड्स हैं जो पहला लिखेंगे, और वो है TLI एग्जिस्ट बट TLI3 डज नॉट एग्जिस्ट। अब ऐसा क्यों? तो सबसे पहले इसका रीजन जो अब अभी अभी देख चुके हैं, थैलियम के बारे में देख लो, ये थैलियम वाला रीजन चेक कर लो, ये यहाँ पर बैठा हुआ है। तो थैलियम में भी इनर्ट पेयर इफेक्ट लगेगी, तो वो +3 के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? +1 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। और अगर एक और चीज बहुत ध्यान से कि यहाँ पर एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि भाई TLI3 इफ आयोनाइजेस it will be TL plus and I3 minus but not TL plus 3 and 3I minus। ये भी एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। सो इट विल बी व्हाट TLI3 को अगर आप पानी में डालोगे तो it will not give TL plus 3 and 3I minus, no. So it will give what? TLI3 will give TL plus 1 and I3 minus 1. This is correct. अब ऐसा क्यों? तो इसके नीचे रीजन चालू करते हैं स्टूडेंट्स। ड्यू टू inert pair effect, TL has +1 oxidation state stable, not +3. And due to large size of I minus, it works as strong reducing agent, which reduces TL plus 3 into TL plus easily. चलो इसका भी पोस्टमार्टम कर लेते हैं। TLI3 जैसा अभी हमने देखा TL plus 3 plus 3I minus। अब ये 3I minus में से मैं ले लेता हूँ 2I minus। क्या ले लेता हूँ? 2I minus। So that will become 2I plus 2 electron. Now this 2I will join to form I2, and I2 and I minus can join to form I3 minus। आप लोगों को VSEPR थियरी अगर याद आ रही है तो हम ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन है। ज्योमेट्री इसकी क्या होती है? ज्योमेट्री इसकी होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लेकिन शेप कैसा होता है इसका स्टूडेंट्स? शेप होता है लीनियर। ठीक है। अब क्या होगा? ये दो इलेक्ट्रॉन TL plus 3 ले लेगा और वो बन जाएगा TL plus 1। जिसकी ओवरऑल रिएक्शन देखो स्टूडेंट्स तो समझ में आएगा। ये 3I माइनस और ये 3I माइनस कैंसल, दो आयोडीन एटम्स कैंसल, 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसल, I2 कैंसल, TL plus 3 कैंसल, और TLI3 बनेगा क्या? TL plus 1 एंड I3 माइनस। चैट बॉक्स में मेंशन करो क्लियर हुआ?
क्लियर लिखो वर्ड, समझ में आ गया। सेम एक आयोडाइड का एक और केस है, आयोडाइड का एक और केस भी है, एंड दैट केस इज FeI3 decomposes into FeI2. Due to large size of I minus, it causes steric crowding around Fe+3, making it unstable। पहला रीजन ये है। दूसरा, I minus being very large in size, it is a good reducing agent and can convert Fe+3 into Fe+2 easily। जैसे कि FeI3 Fe+3 plus 3I minus, उसमें से 2I minus gives 2I plus 2 electrons। 2I will convert into what? 2I will convert। एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, वेट, इसको मैं डबल कर देता हूँ। एक काम करते हैं, इतना लिख लो पहले, नेक्स्ट स्क्रीन पर सॉल्व करें। Twice FeI3 gives twice Fe+3 plus 6I minus। उसमें मैं ले रहा हूँ 2I minus gives 2I plus 2 electrons। 2I joins to give I2 and 2 Fe+3 will gain 2 electron and will convert into 2 Fe+2। ठीक है, और यहाँ पर ही लिख देता हूँ 2 Fe+2 and 4I minus that gives twice FeI2। ओवरऑल रिएक्शन चेक करते जाओ स्टूडेंट्स, क्या हो रहा है। 2 Fe+3 2 Fe+3 कैंसल, 6I minus and 2 plus 4 6I minus cancel, 2 iodine atom cancel, 2 electrons cancel, 2 Fe+2 cancel। So what is left behind is 2 FeI3 is giving me 2 FeI2 and I। लिख लिया स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ? चैट बॉक्स में मेंशन करते जाओ। अब हम आगे बढ़ेंगे।
PCl5 के बारे में डिस्कस करना है। PCl5 गैसियस स्टेट में हो और PCl5 सॉलिड स्टेट में हो। तो PCl5 गैसियस स्टेट में होता है तो उसकी ज्योमेट्री कुछ इस तरह से होती है स्टूडेंट्स। हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d और स्ट्रक्चर होगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। लेकिन अगर वो सॉलिड या तो लिक्विड स्टेट में होता है ना स्टूडेंट्स, तो एक्चुअली वो ट्वाइस PCl5 होता है एंड दैट इज एक्चुअली PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस होता है। अब PCl4 प्लस क्या होता है? PCl4 प्लस, तो ध्यान से देखिए, फास्फोरस के साथ आप 4 क्लोरीन अटैच कर ले। फास्फोरस के आसपास कितने होते हैं? वैलेंस ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पॉजिटिव चार्ज आ गया तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 4। तो ये हो गया 1 2 3 4। स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा? 4 एटम अटैच, नो लोन पेयर इक्वल्स टू 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लोन पेयर बिल्कुल नहीं है, तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी स्टूडेंट्स? इसकी ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। अब आगे यहाँ पर देखो स्टूडेंट, ये है PCl6, इसके साथ मुझे क्या जोड़ने हैं? 6 क्लोरीन जोड़ने हैं। तो 6 क्लोरीन जोड़ दिए, अफकोर्स इसके साथ प्लस लिखना पड़ेगा। अब फास्फोरस के आसपास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब माइनस चार्ज है तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन दिखाने पड़ेंगे? 6। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी आ चुके हैं फास्फोरस के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब स्टेरिक नंबर अगर मुझे निकालना है तो क्या होगा? अटैच्ड एटम 6, कोई लोन पेयर नहीं है तो 0, तो 6, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3d2। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका? sp3d2। और ज्योमेट्री कोई भी एल्कीन नहीं है तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी स्टूडेंट्स? इसकी ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो ध्यान से हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो क्या होगा? PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है गैसियस स्टेट में, और सॉलिड और लिक्विड स्टेट में क्या होता है? sp3 भी होता है और sp3d2 भी होता है। ठीक है, तो एक बार नीट ने क्वेश्चन पूछ लिया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिडाइजेशन इज पॉसिबल इन PCl5। चार हाइब्रिडाइजेशन दिए थे, फिर 1 2 3 2 3 1 2 ऐसा करके उन्होंने 4 ऑप्शन बना लिए थे। ठीक है, अगर ये लिख लिया हो तो आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। Which of the following hybridization is possible in PCl5? या तो PF5 भी पूछ सकते हैं। A sp3, B sp3d, C sp3d2, D all। बताओ आंसर क्या आएगा? बताओ बताओ बताओ, फटाफट बताओ। गुड, ऑल। क्यों? क्योंकि ये किस में आता है? याद करो, ये PCl5 गैस में आता है और ये दो किस में आते हैं? PCl5 सॉलिड में। वो भी कैसे? वो होता है PCl4 प्लस और PCl6 माइनस। इसमें क्या होगा? इसमें होगा sp3 और इसमें होगा sp3d2। तो sp3 पॉसिबल, sp3d पॉसिबल, sp3d2 पॉसिबल, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? ऑल। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान से समझ लेना स्टूडेंट्स। एक केस में लेता हूँ PBr5 सॉलिड एंड PI5 सॉलिड।
अब समझ लेना कि ये अगर दोनों गैस है PbR5 गैस एंड PbI5 गैस है, ध्यान से समझ लेना, तो डेफिनेटली उनकी ज्योमेट्री क्या होती है, उनकी ज्योमेट्री इस तरह से होती है। तो उनकी ज्योमेट्री क्या हो गई, इसकी ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन sp3d एंड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है। किस स्टेट में, गैसियस स्टेट में। लेकिन ये बंदा किस स्टेट में है, अब सॉलिड स्टेट में है। तो सॉलिड स्टेट में PbR4 प्लस एंड PbR5 माइनस और Pi4 प्लस एंड Pi6 माइनस। समझ में आ रहा है? PbR4 प्लस एंड PbR6 माइनस एंड Pi4 प्लस एंड Pi6 माइनस, जैसा हमने यहां पर किया हुआ है, चेक करो, यहां पर किया हुआ है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये नहीं होता है, ध्यान रखना। क्यों नहीं होता है पता है कि फास्फोरस के आसपास वो 6 क्लोरीन को तो बेयर कर लेता है, 6 ब्रोमीन और 6 आयोडीन को बेयर नहीं कर पाएगा। रीजन क्या है? रीजन सेम है जो मैंने आगे आपको सल्फर के लिए एक्सप्लेन किया था। सल्फर अपने आसपास 6 ब्रोमीन 6 आयोडीन बेयर नहीं कर पाएगा, इवन वो 6 क्लोरीन भी बेयर नहीं कर पाएगा। फास्फोरस तो खैर वो अपने आसपास 6 क्लोरीन तो बेयर कर जाता है। क्यों? क्योंकि फास्फोरस की साइज सल्फर से तो बड़ी है। ये बनाने में कोई इश्यू नहीं है, ये बनाने में कोई इश्यू नहीं है, लेकिन इसमें इश्यू है। क्यों? क्योंकि फास्फोरस के आसपास 6 बड़े ब्रोमीन और 6 बहुत बड़े आयोडीन अरेंज नहीं हो पाएंगे, स्टेरिक क्राउडिंग हो जाएगा। अगर फिर भी अरेंज करने हैं तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मैं बार बार कहता हूं कि बड़े अच्छे लगते हैं लेकिन हर बार अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ ऐसा नहीं होता है, फिर भी एग्जिस्ट करता है। तो ध्यान रखना कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कोरिलेशन बना लेते हैं कि जिस तरह से PCl5 सॉलिड में हमने PCl5 ट्वाइस कर लिया, एक बना लिया PCl4 प्लस और एक बना लिया PCl6 माइनस, जो पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि फास्फोरस की साइज इतनी तो बड़ी है कि वो 6 क्लोरीन को एकोमोडेट कर ले, लेकिन वो अपने आसपास 6 बड़े और 6 बहुत बड़े आयोडाइड को ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगा। तो PbR5 सॉलिड और Pi5 सॉलिड होता कैसा है? वो होता है ऐसा, PbR4 प्लस एंड Br माइनस एंड Pi4 प्लस एंड I माइनस होता है। तो क्या? तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा? बहुत ही आसान। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा स्टूडेंट्स? इसका हाइब्रिडाइजेशन दोनों में sp3 बनेगा और ज्योमेट्री क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? टेट्राहेड्रल हो जाएगी। बोलो क्लियर है? समझ में आया? देखे कैसे फास्फोरस के आसपास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? वैलेंस ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पॉजिटिव चार्ज आ गया तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो फास्फोरस के साथ में पहले तो 4 ब्रोमीन अटैच कर लो, 4 ब्रोमीन अटैच कर लिए, बताओ, या तो 4 आयोडीन अटैच कर लो। फास्फोरस के ऊपर क्या लगा दो? पॉजिटिव चार्ज लगा दो और फास्फोरस के स्टेरिक नंबर को कैलकुलेट करो। 4 अटैच्ड एटम, कोई एलपी नहीं, टोटल 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3, कोई एलपी नहीं है। तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? ज्योमेट्री हो जाएगी टेट्राहेड्रल। चलो एक और क्वेश्चन बनाते हैं। विच हाइब्रिडाइजेशन इज possible in PbR5? A sp3, B
sp3d, c, sp3d2 and d all। यहां पर आप pi5 भी लिख सकते हैं। अगर आपने अपना दिमाग सही से नहीं लगाया तो गड़बड़ फॉर श्योर है। बताओ स्टूडेंट्स, आंसर बताओ, आंसर बताओ स्टूडेंट्स, बोलो बोलो। ओके, एक आंसर मिला मुझे, 2 3। बाकी स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं भाई? अब देख लो स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने कोई फिजिकल स्टेट प्रीवियस केस में भी मेंशन नहीं की थी, इसमें भी मेंशन नहीं की है। तो ये गैस भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। तो अगर ये गैस है तो इसका आंसर बनेगा sp3d, और अगर ये सॉलिड है तो इसका आंसर बनेगा sp3। तो इसके दो आंसर आएंगे a एंड b। बोलो क्लियर हुआ सब लोगों को? चैट बॉक्स में मेंशन करो क्लियर या तो अंडरस्टूड। चैट बॉक्स में मेंशन करो क्लियर या तो अंडरस्टूड। और ये पूरी कहानी समझ में आ गई सब लोगों को? चलो, और अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही, जितने चांद सितारे लगाने हैं आप इसके ऊपर लगा सकते हैं, ICl3। ICl3, तो सबसे पहले तो मैं ICl3 गैस फॉर्म में ले लूं। तो I के साथ मैं क्या करूंगा, 3 क्लोरीन लगा दूं, लगा दिए। I के साथ मैंने क्या कर दिया, 3 क्लोरीन। अभी रुक जाए, रुक जाए का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? रुक जाए, ठीक है, ध्यान से। ICl3 का मतलब क्या होता है, 3 क्लोरीन लगा दिए। आयोडीन के आसपास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हेलोजन है तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये हो गया 1 2 3। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब इसका स्टेरिक नंबर निकालेंगे तो क्या होगा? 3 अटैच्ड एटम, 2 Lp, कुल मिलाकर 5। दैट इज sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा। sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा तो क्या होगा? ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए? ज्योमेट्री होनी चाहिए ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री होनी चाहिए। लेकिन इसके पास 2 Lp है। क्या है स्टूडेंट्स? 2 Lp है। तो 2 Lp होने की वजह से उसका शेप क्या आएगा? उसका शेप आएगा टी शेप। क्या आएगा? टी शेप। बोलो क्लियर है? अगर मैं फिर से यहाँ स्ट्रक्चर के हिसाब से बात करूं तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनाऊंगा। बताओ, अब Lp की बात करें, याद करें बेंड्स रूल क्या बोलता है? इलेक्ट्रॉन कहाँ होने चाहिए? इलेक्ट्रॉन पैर जिसका s कैरेक्टर ज्यादा है वहां होने चाहिए। तो इसका s आपको पता है कि ये sp2 है और ये pz और ये dz2 कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पर क्या होनी चाहिए? Lp, और यहाँ पर क्या होने चाहिए? क्लोरीन। तो हो गया टी शेप, चेक कर लो, ये हो गया टी शेप। अब आगे, अगर यही ICl3 अगर सॉलिड है, ICl3 अगर सॉलिड है तो वो एक्चुअली डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, I2Cl6। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है I2Cl6। और ये I2Cl6 का स्ट्रक्चर बहुत ही यूनिक है। उसका स्ट्रक्चर कैसा है? बहुत ध्यान से देखना। उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, ध्यान से देखो स्टूडेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो मैं
सबसे पहले इसके ऊपर मैं लोन पेयर दिखा रहा हूं LP। अब होता यह है कि ये लोन पेयर का आयोडीन के ऊपर और ये लोन पेयर का इस आयोडीन के ऊपर क्या बनता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और ठीक से दिखाऊं। ऐसे तो ये यहां से यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ये यहां से यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। अब इसका स्ट्रक्चर देखें स्टूडेंट्स, यहां पर ये एक प्लेन बनता है, यहां पर ये एक प्लेन बनता है। चेक करो, ये प्लेन से ऊपर है, ये LPB प्लेन के ऊपर या प्लेन के नीचे है। ठीक है, तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, पूरा स्ट्रक्चर क्या है स्टूडेंट्स पता है, ये पूरा स्ट्रक्चर प्लेनर है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है स्टूडेंट्स, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अरेंजमेंट देख सकते हैं आप, 4 एक प्लेन में, ये ऊपर ये नीचे, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, इसका ये 4 क्लोरीन एक प्लेन में, ये ऊपर ये नीचे, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, 6 ऑर्बिटल हुई ना, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हुई, 1 2 3, और ये कोऑर्डिनेट वाली 1 2 3 एक प्लेन में, और ये चौथी कोऑर्डिनेट वाली एक ऊपर एक नीचे, तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो डेफिनेटली हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2 होगा। ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री क्या होगी स्टूडेंट्स, ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। लेकिन शेप ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा, शेप ऑफ मॉलिक्यूल होगा प्लेनर। क्यों, क्योंकि सारे एटम्स एक ही प्लेन में है। ठीक है, और दूसरी बात, अगर आपको कोई पूछ ले कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है, गिवन एटम के आसपास अदर एटम्स कितने अरेंज है, तो आयोडीन के आसपास 4, आयोडीन के आसपास 4 आयोडीन एटम्स अटैच्ड है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर जितने चांद सितारे लगाने हैं लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट। चलो अब लिख लो आप, लिख लिया हो तो मेंशन कर लो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्क्रीन दिखा दूंगा आपको।
ये जितने भी कलर्स मैं यूज करता हूँ आपको भी उतने कलर्स यूज करने चाहिए ताकि आप उसे ठीक से समझ सके, ठीक है ना। तो यही लास्ट स्क्रीन है भाई। तो दो ही दिखा है लेकिन तुम्हें दिख नहीं रहे ठीक से। चलो लिख लिया। चलो मैं इसे डार्क करने से पहले आपको ये दिखा देता हूं। दिख रहा है ये, ठीक है ना। चलो
लिख लिया स्टूडेंट्स? चलो, तो एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस की जितनी भी यहाँ कहानी थी वो कहानी मैंने यहाँ पर आप लोगों को समझा दी, आप लोगों को ठीक से समझ में आ गई होगी। अब जो नेक्स्ट टाइटल हम डिस्कस करने जा रहे हैं, द नेक्स्ट टाइटल इज द वेरी इंपॉर्टेंट टाइटल एंड दैट इज कॉल्ड ब्रिज बॉन्डिंग। ब्रिज बॉन्डिंग, ठीक है ना? तो ब्रिज बॉन्डिंग क्या होता है, किस किस मॉलिक्यूल्स में या आयंस के अंदर वो बनता है, वो अब हम पूरी डिटेल में देखेंगे। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो बनने जा रहा है उसे कहते हैं 3c2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड। 3c2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड, या तो उसे कहते हैं बनाना बॉन्ड। उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? बनाना बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, आज चालू नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि अब हमारे पास शायद बहुत टाइम नहीं है, क्योंकि नया क्लास का इसके लिए बहुत पूरा लंबा डिस्कशन चाहिए, इसलिए आज हम क्लास नहीं चालू करेंगे। ऑफ कोर्स इस क्लास में ये टॉपिक नहीं चालू करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को उठाएंगे, लेकिन क्लास इतनी जल्दी बंद भी नहीं करेंगे। अब आपके ऊपर मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। इफ V2O5 is reacted with acid and base, it is converted into respectively VO2 plus VO2 plus VO3 minus VO3 minus VO3 minus VO2 plus and VO2 plus VO3 minus। जितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल थे सब मैंने बना दिए। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि V2O5 एक एम्फोटेरिक आसमा के 3533 प्रभु, याद करो, याद आया? जनाबे अली गाए सुना करे, वो सभी आसमा के 3533 प्रभु। ये सारे क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ये सारे होते हैं एम्फोटेरिक। ये सारे क्या होते हैं? एम्फोटेरिक। अगर मैं वैनेडियम की बात करूं, मैं V2O3 लिखूं तो क्या होगा? तो ये बेसिक होगा। लेकिन V2O5 है तो वो क्या होगा? एम्फोटेरिक। V+4 माने VO2 ले लूं तो वो भी एम्फोटेरिक होगा। क्यों? क्योंकि मेटल के +4 वाले सारे ऑक्साइड क्या होते हैं स्टूडेंट्स? एम्फोटेरिक होते हैं। तो ये V+5 वाला है, V2O5 देख लो, ये V+5 वाला है, तो उसका नेचर क्या होगा? उसका नेचर एम्फोटेरिक होगा। ऑलरेडी स्टेटमेंट में इसे भी पता चल जाएगा कि वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है और बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। तो अगर वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करे, बेस के साथ भी रिएक्ट करे, दोनों के साथ रिएक्ट करे, तो अपने आप ही प्रूव हो जाता है कि वो एम्फोटेरिक बनेगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन समझने की कोशिश करें। वो पूछ रहे कि वो एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, और बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, रिस्पेक्टिवली। क्या? रिस्पेक्टिवली। एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनेगा, एंड बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनेगा, वो आपको यहाँ पर लिखना है, मेंशन करना है। ऐसे क्वेश्चन जो बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू मून दिखते हैं, कहीं से भी चांद सितारों पर से, मार्स पर से, मून पर से लाकर के क्वेश्चन उठाकर छोड़ दिया हो, ऐसा क्वेश्चन आपको डेफिनेटली कभी ना कभी JEE या तो नीट में मिल ही जाता है। फिर यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है? यहाँ पर आपको अपनी खुद की लॉजिक लगानी पड़ती है। अब अपनी लॉजिक से सोचें, आंसर क्या आएगा, आंसर पोस्ट करें, और जो आंसर आप पोस्ट करेंगे उसके ऊपर से आपको अपना लॉजिक भी एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, चलो करो।
और ये गाना आप लोगों को याद ही हो जाना चाहिए। दैट इज व्हाट जनाबे अली गाए, सुना करे वो सभी आसमां के 3533 प्रभु। जनाबे अली गाए, सुना करे वो सभी आसमां के 3533 प्रभु। ठीक है, कल एक और गाना सिखाया था, 3 पुलिस 1 चोर, दोनों नालायक करे जोर से शोर। चलो सोचो सोचो स्टूडेंट्स, क्या आंसर निकलेगा। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, उसका आंसर आप यस या तो नो में चैट बॉक्स में मेंशन करना, वाई या तो एन में। ठीक है, क्या आप V2O5 के बारे में कुछ भी जानते हैं? अभी आपको पता चला कि वो एम्फोटेरिक होता है, जो मैंने आगे भी बताया था। इसके अलावा आप कुछ भी जानते हैं, चैट बॉक्स में मेंशन कीजिए, वाई या तो एन। बहुत क्लियर, बहुत क्लियर, बिल्कुल कोई बड़ाई करने की भी जरूरत नहीं है और इंफीरियर फील करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप ये बोलेंगे कि मैं जानता हूं या जानती हूं, तो फिर मैं 2 सवाल और पूछूंगा। अब ऋषि बताओ, क्या जानते हो इसके बारे में? कुछ भी नहीं जानते हैं ना। अच्छा, एक आंसर वाई में आया है, तो जो आप जानते हैं तो मुझे बताइए कि आप क्या जानते हैं। गुड। अगर आप नहीं जानते हैं और आपने लिख लिया है कि नहीं जानते हैं, तो इट्स गुड। यू हैव टू बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, तो ही कोई बंदा आपकी मदद कर पाएगा। ठीक है ना? चलो, लेकिन आप लोगों को इतना तो पता है ना, 5 मिनट में डिस्कशन किया, इतना तो पता है कि ये एम्फोटेरिक है। ठीक है, और V2O5 एम्फोटेरिक है तो वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, और V2O5 एम्फोटेरिक है तो वो बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा। बताओ, बोलो, यहां तक क्लियर है? मैं आपको कैसे सोचना है वो आपको दिखा रहा हूं। ठीक है ना? आपको कैसे सोचना है वो दिखा रहा हूं। अब आप कुछ नहीं लिखेंगे, मैं आपको परमिट करूंगा तब आप लिख लेना। आपके लिए काम मैं बहुत आसान कर रहा हूं। देखो ध्यान से,
वो V2O5 M4 तरीके, इसका मतलब क्या होता है, वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा, बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा। अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो खुद क्या बन जाएगा बताओ, वो खुद बन जाएगा बेस। और अगर वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। बोलो सही कह रहा हूं मैं? V2O5 एसिड के साथ बेस बनेगा, बेस के साथ एसिड बनेगा। और आपको पता है कि एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे तो बनेगा क्या, सॉल्ट बनेगा। यहां पर भी सॉल्ट बनेगा, एसिड बेस रिएक्शन से सॉल्ट बनेगा, यहां पर भी एसिड बेस रिएक्शन के से क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। अब मैं आपको एक बहुत ही कॉमन सी एक एसिड बेस रिएक्शन दिखाता हूं, ध्यान से देखो। एसिड बेस रिएक्शन में दिखाता हूं, ध्यान से देखो। क्या ये सॉल्ट है? ध्यान से देखो, सॉल्ट। अगर ये सॉल्ट है तो सॉल्ट में एक पॉजिटिव आयन होता है, एक नेगेटिव आयन होता है। पॉजिटिव आयन, ध्यान से देखो, पॉजिटिव आयन कहां से आया, और ध्यान से देखो नेगेटिव आयन कहां से आया। पॉजिटिव आयन हमेशा आता है बेस से, और नेगेटिव आयन आता है हमेशा किससे, एसिड से। चेक करो, अगर मैं यहाँ पर K2SO4 लिख दूं, K2SO4, इसको देखकर ही आपको पता चलेगा कि ये कैटायन है, ये एनायन है। तो कैटायन किससे आता है, कैटायन बेस से आता है, और एनायन किससे आता है, एनायन एसिड से आता है, H2SO4। जबकि मैं यहाँ पर लिख लूं, मान लो कि यहाँ पर डाल देता हूं जैसे कि NH4CN, ये भी एक सॉल्ट है, इसका NH4 प्लस कैटायन है, CN एनायन है, तो इसका बेस कौन सा होगा, NH4OH, और एसिड कौन सा होगा, HCN। ठीक है, तो कोई भी रिएक्शन होने के ऊपर जब सॉल्ट बनता है, क्या बनता है स्टूडेंट, सॉल्ट बनता है, तो सॉल्ट का कैटायन कहां से आता है, बेस में से आता है, और एनायन कहां से आता है, एनायन आता है एसिड से। अब इससे उल्टा सोचना है हमें स्टूडेंट्स, क्या सोचना है, उल्टा। कैसे कि ये यहां क्या बन रहा है, ये यहां क्या बन रहा है, ये बन रहा है बेस। ये बेस बन रहा है तो ये सॉल्ट में क्या देगा, ये सॉल्ट में क्या देगा, कैटायन देगा। ये यहाँ क्या बन रहा है, ये यहाँ क्या बन रहा है, एसिड बन रहा है, तो ये सॉल्ट बनेगा तो वो क्या देगा स्टूडेंट्स, एनायन देगा। फिर से सॉल्ट क्या है, NaCl सॉल्ट है। सॉल्ट अगर NaCl है तो उसका कैटायन कहां से आता है, बेस में आता है। एनायन कहां से आता है, एनायन एसिड में से आता है। अब यहां देखो कि वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बेस बनेगा। अब बेस बनेगा तो सॉल्ट में वो कौन सा आयन देगा, कैटायन। और अगर वो बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो एसिड की तरह बिहेव करेगा, और वो एसिड की तरह बिहेव करेगा तो सॉल्ट में क्या देगा, एनायन। तो कैटायन कौन सा होगा, कैटायन होगा VO2 प्लस, और एनायन क्या होगा, VO3 माइनस, रिस्पेक्टिवली। क्या पूछा है, रिस्पेक्टिवली। तो आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट्स, आंसर बनेगा ये VO2 प्लस एंड VO3 माइनस। बोलो, ये पूरा डिस्कशन आपको समझ में आया? क्या आपकी थिंकिंग होराइजन्स ब्रॉड होगी इससे? और आउट ऑफ द ब्लू मून कहीं से भी क्वेश्चन उठाकर पूछे तो आपको अपनी दिमाग किस तरह से लड़ानी है उसका मैंने आपको हिंट दिया। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स कैसे चल रही है पूरी कहानी? कैसी लगी एक्सप्लेनेशन, ये भी आप मुझे जरूर बताइए। पूरी एक्सप्लेनेशन दिमाग में उतर रही है स्टूडेंट्स? ये कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा भाई? कार्तिक आप क्या पूछ रहे हैं? इज इट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड? माने ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे हो जाएगा बताओ? मुझे तो पहली तो बात है कि इसमें कहीं कार्बन ही नजर नहीं आ रहा था, आपको ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे दिख रहा है?
ओके, तो आज की क्लास में यही रोक लेता हूं। यस्टरडे मैंने आप लोगों को 11th का ओमिटेड सिलेबस फॉरवर्ड किया था। वो ओमिटेड सिलेबस अगर आप लोगों ने देखा हो तो आपको समझ में आ गया होगा कि कितना पार्ट कौन कौन से चैप्टर से डिलीटेड है। अगर मैं बात करूं ये चैप्टर की, तो इस चैप्टर के भी कुछ पार्ट्स डिलीटेड है। इस चैप्टर में से कौन से पार्ट आपको 11th स्टैंडर्ड बोर्ड प्रिपरेशन या स्कूल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए नहीं करने हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला दैट इज व्हाट फॉर्मल चार्ज वाला जो टॉपिक है वो नहीं करना है। दूसरा वैलेंस बॉन्ड थियरी का जो पार्ट है वो नहीं करना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वो निकल गया है। और ओवरऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज जिसके ऊपर बहुत स्ट्रांगली रिलेटेड होती है, जिसके ऊपर हमने 4 पीरियड तक डिस्कशन किया है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड वाला पार्ट जो है वो पार्ट भी अब 11th की एग्जाम के लिए एक्सक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे आप JEE नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ध्यान रखना कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब नेक्स्ट क्लास में हम जब ब्रिज बॉन्डिंग पढ़ने जा रहे हैं, दैट ब्रिज बॉन्डिंग इज एट ऑल एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें बहुत डिटेल में स्टडी करना है। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी वो चैट बॉक्स में मुझे जरूर मेंशन करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में हम पढ़ने जा रहे हैं कि हर रोज मैं आप लोगों को ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देता रहता हूं। लास्ट क्लास में भी मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी, फिर से बोल देते हैं, याद कर लेते हैं वो ट्रिक कि अगर कोई ऑक्सो एसिड है आपके पास जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट नहीं है, तो उसे आप गर्म करोगे तो वो डिस्प्रपोर्शनेट होगा। उसमें से क्या बनेगा, उसमें से एक चीज कंफर्म है, उसका पेरेंट एक एसिड बनेगा और साथ में एक प्रोडक्ट बनेगी। और वो प्रोडक्ट क्या होगी, वो प्रोडक्ट होगी 3 पुलिस 1 चोर, दोनों नालायक करे जोर से शोर। फास्फोरस है तो -3 वाला PH3 बनाएंगे, क्लोरीन है तो -1 वाला HCl बनाएंगे, दोनों नालायक करे। नाइट्रोजन अगर कार्बन है तो दोनों के +2 वाला ऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएंगे। और अगर सल्फर है तो सल्फर 0 वाला जोर से शोर, सल्फर को 0 में एस इटसेल्फ लिखेंगे। उस तरह आज मैंने आप लोगों को एक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ाया है। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी वो चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में और मेरे पर्सनल व्हाट्सएप इनबॉक्स में जरूर शेयर करें। और मैंने आपको एक होमवर्क में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंपाउंड दिया था, फॉर्मूला दी थी, उसके कितने कंपाउंड्स पॉसिबल है, स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, वो स्ट्रक्चर्स को आप जरूर से प्रैक्टिस करें और मुझे बताइए कि वो कितने स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। ठीक है, शाम 6 बजे तक आप अपना आंसर पोस्ट कर सकते हैं। कीप लर्निंग, एंजॉय केमिस्ट्री। जय हिंद।